चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं जो शायद केमिस्ट्री लैब में सबके दिमाग में आता है। आपने आयन सल्फेट का सोल्यूशन देखा है, वो हल्का पेल ग्रीन रंग का होता है। लेकिन जैसे ही उसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो या उसे हवा में छोड़ दो, वो आयन 3 में बदल जाता है और सोल्यूशन का रंग पीला भूरा हो जाता है। कभी सोचा है कि एक ही एलिमेंट आयन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से अपना रंग इतनी ड्रास्टिक तरीके से कैसे बदल लेता है, हरे से सीधा भूरा? और ये सवाल कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, ये सीधा हमें आज के हमारे टॉपिक के दिल में ले जाता है। ये रंग बदलना, ये प्रॉपर्टीज का बदलना, ये सब एक ही फंडामेंटल चीज से जुड़ा हुआ है। तो आप कह रही हैं कि इन ट्रांजिशन मेटल्स के सारे राज, इनके अलग अलग रंग, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इनके इतने सारे फेजेस या ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वो सब एक ही ताले की चाबी से खुलते हैं? एग्जैक्टली और वो चाबी है यूनिट 4, द DNF ब्लॉक एलिमेंट्स का एक कोर कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये समझ लिया तो ट्रांजिशन मेटल्स का बिहेवियर रैंडम जादू नहीं लगेगा, बल्कि एक खूबसूरत पैटर्न नजर आएगा। ओके, लेट्स अनपैक दिस। इस ताले को खोलते हैं। एकदम सिंपल शब्दों में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आखिर है क्या? ये इतना स्पेशल क्यों है? चलो जरा इसे आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। ज्यादातर एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरते हैं? पहले सबसे नीचे वाली एनर्जी शेल, फिर उससे ऊपर वाली, फिर उससे ऊपर वाली, एक डिसिप्लिन्ड ऑर्डर में। बट डी ब्लॉक एलिमेंट्स थोड़े बागी हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स सबसे बाहरी शेल यानी ns ऑर्बिटल में भरने के बाद वापस अंदर वाली शेल यानी n-1 d ऑर्बिटल्स में भरना शुरू कर देते हैं। वेट, ये तो थोड़ा उल्टा नहीं लग रहा? मतलब पहले चौथी मंजिल पर 2 लोगों को बिठाया और फिर वापस आकर तीसरी मंजिल के खाली कमरे भरने लगे, ऐसा क्यों? मंजिल के वो खास कमरे n-1d ऑर्बिटल्स की एनर्जी में बहुत बहुत कम फर्क होता है। वो लगभग एक ही लेवल पर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए 4s में जाना या 3d में जाना एनर्जी के हिसाब से कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है। तो यहाँ पर अगर एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देनी हो तो वो क्या होगी? बिल्कुल, एक एंकर डेफिनेशन जो सब कुछ समेट लेती है वो ये है: The electronic configuration of d block elements is characterized by the filling of inner n-1 d orbitals, while the outermost ns orbital typically contains 1 or 2 electrons. ये typically word यहाँ बहुत important है और हम देखेंगे क्यों। ओके, तो पैटर्न ये है कि पहले 4s में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और फिर 3d ऑर्बिटल्स भरना शुरू हो गए। 3d1, 3d2, 3d3। ये तो सिंपल लग रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ कोई कैच है। और आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही वो आम गलती है जो सब करते हैं। वो सोचते हैं कि ये पैटर्न एकदम रेगुलर चलेगा, पर कहानी में ट्विस्ट आता है क्रोमियम Cr और कॉपर Cu के साथ। ये इस सीधे साधे पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन के बजाय ये कुछ और ही करते हैं, और वो भी एक बहुत गहरी वजह से। ओके, स्टेबिलिटी, ये शब्द मैंने 100 बार सुना है, पर एक एटम के लिए स्टेबल होने का मतलब क्या है? क्या वो ज्यादा रिलैक्स महसूस करता है? आप कह सकते हैं। असल में ये फिजिक्स का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। प्रकृति में जो भी चीजें सिमेट्रिक होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स के केस में जब डी ऑर्बिटल्स या तो ठीक आधे भरे हों, हाफ फिल्ड, या फिर पूरे भरे हों, कंप्लीटली फिल्ड, तो वो अरेंजमेंट बहुत सिमेट्रिकल होता है। मतलब डी ऑर्बिटल के 5 सबशेल्स हैं, तो D5 कॉन्फ़िगरेशन जिसमें हर सबशेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो परफेक्टली सिमेट्रिकल है, एक बैलेंस्ड व्हील की तरह। परफेक्टली पुट, वो एक बैलेंस्ड व्हील की तरह है। और D10 कॉन्फ़िगरेशन जिसमें हर सबशेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है, वो भी कंप्लीटली सिमेट्रिकल और स्टेबल है। इस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के पीछे एक और गहरा कॉन्सेप्ट है जिसे एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। एक्सचेंज एनर्जी, ये क्या चीज है? इसे आप इलेक्ट्रॉन्स के बीच एक तरह का हाई-फाई समझ सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन पैरेलल होता है और वो एक जैसी एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में होते हैं, तो वो अपनी पोजीशंस को लीगली स्विच कर सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं। हर एक्सचेंज या हाई-फाई से थोड़ी एनर्जी रिलीज होती है, जिससे पूरा सिस्टम और ज्यादा स्टेबल हो जाता है। जितने ज्यादा पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स, उतने ज्यादा पॉसिबल हाई-फाइज और उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। वाओ! तो क्रोमियम के केस में D4 के बजाय D5 कॉन्फ़िगरेशन में 5 पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब ज्यादा हाई फाइव्स, ज्यादा एनर्जी रिलीज और ज्यादा स्टेबिलिटी। दैट मेक्स सेंस। तो एटम लिटरली स्टेबिलिटी पाने के लिए अपने रूल्स को बेंड कर रहा है। एग्जैक्टली, वो एनर्जी का बेस्ट डिस्काउंट ऑफर ले रहा है।
मुझे लगता है इसे समझने के लिए एक एनालॉजी बहुत काम आएगी। ये जो इलेक्ट्रॉन्स का 4s से 3D में जंप करना है, इससे मैं एक एयरप्लेन कैबिन की तरह इमेजिन कर रहा हूँ। क्या ये सही रहेगा? ये बेहतरीन एनालॉजी है। चलिए इसे यूज करते हैं। सोचिए 4s ऑर्बिटल प्लेन की इकोनॉमी क्लास की 2 सीटें हैं और 3D ऑर्बिटल्स उसी के पास प्रीमियम इकोनॉमी की 5 सीटें हैं। रूल ये है कि पहले इकोनॉमी क्लास भरनी है। ओके, तो स्कैंडियम आता है, एक इलेक्ट्रॉन 3D में, 2 4s में। टाइटेनियम 2 3D में, 2 4s में। वेनेडियम 3 3D में, 2 4s में। सब ठीक चल रहा है। अब आता है क्रोमियम। हाँ, अब क्रोमियम के पास चॉइस है। या तो वो एक्सपेक्टेड रूल फॉलो करे, 2 पैसेंजर को इकोनॉमी 4s2 में बिठाए और 4 को प्रीमियम 3D4 में, जिससे प्रीमियम क्लास की एक सीट खाली रह जाए। या वो इकोनॉमी क्लास से एक पैसेंजर को उठाकर उस खाली प्रीमियम सीट पर बिठा दें। अब इकोनॉमी में एक पैसेंजर है और प्रीमियम क्लास की 5 सीटों पर एक एक पैसेंजर बैठा है। हर किसी के पास अपनी सीट है, कोई क्राउडिंग नहीं, एकदम बैलेंस्ड और सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। प्रिसाइसली। और कॉपर क्या करता है? उसके पास 3D9 4s2 का ऑप्शन है, यानी प्रीमियम क्लास में एक सीट खाली है और इकोनॉमी भरी हुई है। वो कहता है नहीं, मुझे कंप्लीटनेस चाहिए। वो 4s से एक इलेक्ट्रॉन को 3D में शिफ्ट करके 3D10 4s1 बना लेता है। प्रीमियम क्लास पूरी तरह भर गई, सुपर स्टेबल अरेंजमेंट। ठीक है, ये एनालॉजी सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर देती है। पर अब बड़ा सवाल, ये सब जानना जरूरी क्यों है? ये इलेक्ट्रॉन की सीटिंग अरेंजमेंट हमारी केमिस्ट्री की कौन सी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है? ये ट्रांजिशन मेटल्स की सबसे बड़ी और सबसे इंटरेस्टिंग पहेली को सॉल्व करती है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मतलब ये एलिमेंट्स एक से ज्यादा चेहरे दिखाते हैं। आयरन कभी Fe2+ होता है, कभी Fe3+। मैंगनीज तो +2 से लेकर +7 तक 7 अलग-अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा सकता है। हाँ, ये हमेशा कंफ्यूज करता है। सोडियम तो हमेशा Na+ ही बनाता है। आयरन के इतने सारे रूप क्यों हैं? क्योंकि सोडियम के केस में आउटर शेल और इनर शेल की एनर्जी में बहुत बड़ा गैप है। वो सिर्फ बाहरी इलेक्ट्रॉन ही लूज कर सकता है। लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स में, जैसा हमने देखा, Ns और N-1d इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लगभग बराबर है। इसलिए बॉन्डिंग के टाइम एटम पहले Ns के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और ज़रूरत पड़ने पर N-1d इलेक्ट्रॉन्स को भी यूज कर सकता है। इसीलिए हमें इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन को समझे बिना उनकी केमिस्ट्री प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। इसे और डीप में विजुलाइज करने के लिए चलिए एक मेंटल मूवी बनाते हैं। अपनी आंखें बंद करके सोचिए, आपके सामने 5 डिब्बे एक लाइन में रखें। ये हैं 3D ऑर्बिटल्स। और एक डिब्बा थोड़ा साइड में, थोड़ी कम एनर्जी पर रखा है, ये है 4s ऑर्बिटल। अब आप इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू करते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन 4s में गया, दूसरा भी 4s में। अब 3D की बारी। एक एक करके 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 डिब्बों में गए। अब आता है क्रोमियम। चौथा इलेक्ट्रॉन चौथे 3D डिब्बे में गया। कन्फिगरेशन है 3D4 4s2। लेकिन अब एटम एक रिकैलकुलेशन करता है। वो कहता है, रुको, मेरे पास एक बेहतर ऑप्शन है। 4s वाले डिब्बे से एक इलेक्ट्रॉन कूदकर 3D के 5वें खाली डिब्बे में चला जाता है। एंड वॉला, अब आपके सामने क्या है? 4s के डिब्बे में एक इलेक्ट्रॉन और 3D के 5 डिब्बों में एक एक इलेक्ट्रॉन। सिमेट्रिकल, बैलेंस्ड, स्टेबल। ये है क्रोमियम का सच। और यही कहानी कॉपर दोहराता है, बस वो बैलेंस की जगह कंप्लीटनेस को चुनता है। ये इमेज बहुत पावरफुल है। चलिए अब इसे लैब में वापस लाते हैं। मेरे ओरिजिनल सवाल पर Fe2+ का हरा रंग और Fe3+ का पीला भूरा रंग, ये कॉन्फ़िगरेशन से कैसे जुड़ा है? ग्रेट क्वेश्चन। आयन का कॉन्फ़िगरेशन है R3D6 4s2। जब ये Fe2+ आयन बनाता है तो ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा? रूल या एक नियम है, राइट? इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सबसे बाहरी शेल से पहले निकलते हैं, तो 4s से निकलेंगे। एग्जैक्टली। सो Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन हुआ R3D6 और Fe3+ बनाने के लिए ये एक और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अब 3D ऑर्बिटल से। तो Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन हुआ R3D5। तो हमारे पास एक D6 सिस्टम है और एक D5 सिस्टम है। ओके, D6 वर्सेस D5, इससे रंग का क्या लेना देना? देखिए, कॉम्पाउंड्स में ये 5 d ऑर्बिटल्स असल में एग्जैक्ट सेम एनर्जी के नहीं रहते।
वो 2 सेट्स में स्प्लिट हो जाते हैं, एक लो एनर्जी सेट और एक हाई एनर्जी सेट। अब डी ऑर्बिटल में बैठा इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके लो एनर्जी सेट से हाई एनर्जी सेट में जंप कर सकता है। इसे डी ट्रांजिशन कहते हैं। और लाइट में तो 7 रंग होते हैं। राइट। तो इलेक्ट्रॉन जंप करने के लिए जिस रंग की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, हमें वो रंग नहीं दिखता। हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर यानी बाकी बचे हुए रंगों का मिक्सचर दिखाई देता है। क्योंकि Fe2+ और Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अलग है, उनके इलेक्ट्रॉन्स को जंप करने के लिए अलग-अलग एनर्जी चाहिए। वो लाइट के अलग-अलग रंगों को एब्जॉर्ब करते हैं और इसीलिए हमें बिल्कुल अलग-अलग रंग दिखाई देते हैं। अमेजिंग। तो लैब में दिखने वाले रंग असल में डी इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी जंप्स का नतीजा है। राइट। टेक्नोलॉजी में इसका कोई एप्लीकेशन है? बिल्कुल, एक बहुत पावरफुल टेक्निक है यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। हम एक सैंपल पर लाइट डालते हैं और देखते हैं कि कौन-कौन सी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हुई। हर मेटल आयन का अपना यूनिक एब्जॉर्प्शन पैटर्न या फिंगरप्रिंट होता है, जो उसके डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि सॉल्यूशन में कौन सा आयन है और कितनी कॉन्सेंट्रेशन में है। ओके, एक और चीज जो मुझे परेशान कर रही है, कॉपर का काउंटर इंट्यूटिव एग्जाम्पल लेते हैं। एटम ने 3d10 4s1 कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए इतनी मेहनत की, और सुपर स्टेबल स्टेट। लेकिन नेचर में कॉपर का सबसे कॉमन आयन तो Cu2+ है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d9 होती है। मतलब वो अपनी हार्ड अर्न स्टेबिलिटी को छोड़ रहा है। ऐसा क्यों? ये एक ब्रिलियंट क्वेश्चन है और ये दिखाता है कि हमें सिर्फ आइसोलेटेड गैसियस एटम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। केमिस्ट्री हमेशा ओवरऑल पिक्चर देखती है। जब कॉपर Cu2+ आयन बनाकर किसी कंपाउंड में जाता है या पानी में डिसॉल्व होता है, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी मैटर नहीं करती। दूसरे एनर्जी फैक्टर्स जैसे लैटिस एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी भी प्ले में आते हैं। मतलब या पानी में डिसॉल्व होने पर रिलीज हो जाती है, तो सिस्टम का ओवरऑल प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दिखता है। और Cu2+ के केस में ओवरऑल प्रोसेस इतना फेवरेबल होता है कि वो 3d10 से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी कॉस्ट को हैप्पीली पे कर देता है। एटम अकेला स्टेबल था, पर आयन कंपाउंड में ज्यादा स्टेबल है। गॉट इट, इट्स अबाउट द बिगर पिक्चर। तो इस पूरी डिस्कशन से कुछ बातें बिल्कुल साफ होनी चाहिए। अ फ्यू क्लैरिटी लाइंस। पहली तो ये कि क्रोमियम R3d5 4s1 और कॉपर R3d10 4s1 एक्सेप्शंस हैं। यस, और ये एक्सेप्शंस रैंडम नहीं है। ये हाफ फिल्ड D5 और कंप्लीटली फिल्ड D10 d ऑर्बिटल्स की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से हैं, जो सिमेट्री और एक्सचेंज एनर्जी से आती हैं। दूसरी बात जो भी हमने सीखी, जब ट्रांजिशन मेटल से आयंस बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पहले आउटरमोस्ट ns ऑर्बिटल से निकलते हैं और उसके बाद इनर n-1 d ऑर्बिटल से। ये एक नॉन नेगोशिएबल रूल है। बिल्कुल। आयरन पहले 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स खोकर Fe2+ R3d6 बनाता है, 3d से नहीं। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक पॉइंट है। तीसरा, ये डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पैरामैग्नेटिज्म, रंगीन कंपाउंड्स और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स का मूल कारण है। अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ही सब कुछ तय करती है। एंड दैट्स द बॉटम लाइन। Yes. ये सारे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज इन डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही हैं। द कॉन्फ़िगरेशन इज द कॉज एंड द प्रॉपर्टीज आर द इफेक्ट। चलिए तो आज की इस गहरी बातचीत को जल्दी से समराइज करते हैं। पहली बात, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स पहले बाहरी ns ऑर्बिटल में जाते हैं, फिर अंदर के n-1 d ऑर्बिटल्स में। लेकिन स्टेबिलिटी पाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के बीच रीअरेंज हो सकते हैं। दूसरी बात, इसे एरोप्लेन कैबिन की सीटिंग की तरह याद रखें। सिमेट्रिकल और बैलेंस्ड अरेंजमेंट पाने के लिए, यानी हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल्स बनाने के लिए, पैसेंजर्स इलेक्ट्रॉन्स अपनी सीट बदल लेते हैं। क्रोमियम और कॉपर इसके क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। तीसरी बात, लैब में Fe2+ के हरे सॉल्यूशन का Fe3+ के पीले भूरे रंग में बदलना कोई जादू नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बदलने का सीधा विजुअल प्रूफ है, जो डी ट्रांजिशंस की वजह से होता है। और सबसे जरूरी रूल, आयंस बनाते समय इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पहले ns ऑर्बिटल से निकलते हैं, फिर n-1 d ऑर्बिटल से। ये सीक्वेंस क्रिटिकल है। तो हमने देखा कि स्टेबिलिटी का प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को कैसे गवर्न करता है, खासकर डी ब्लॉक में। ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, अगर स्टेबिलिटी के ये रूल्स एटम्स को हमारी
नॉर्मल लैब कंडीशंस में कंट्रोल करते हैं तो एक्सट्रीम कंडीशंस में क्या होता होगा? जैसे किसी तारे के कोर के अंदर, जहां टेम्परेचर और प्रेशर के नियम ही बिल्कुल अलग हैं, या किसी सुपर पावरफुल केमिकल रिएक्शन के बीच में, क्या वहां भी स्टेबिलिटी के ये प्यारे सिमेट्रिकल रूल्स वैसे ही काम करते हैं, या फिर हाई एनर्जी के केओस में इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है?